एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ विद मुकेश पाठक यूट्यूब चैनल में। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं अपने जून 2024 सिलेबस को, जिसमें हम आज यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पढ़ने का तरीका वही है भैया सेम। अगर हमारे साथ पढ़ाई करनी है तो आपको जैसे ही टॉपिक शुरू हो जाता है तुरंत कॉपी और पेन लेके बैठना है। और दूसरी बात, कैसे तैयारी करें, जो चीज़ें मैंने बता दी हैं उन चीज़ों को ही नोट करना है वो, क्योंकि सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। इन्हीं कीवर्ड से डिक्टो एग्जाम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, कौन से लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जैसे जैसे जिन शब्दों को जैसे मैंने यूज कर रखा है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? तो पहले शुरुआत करते हैं। इससे पहले नो योर एजुकेटर, पहले मेरे बारे में जान लें मैं कौन हूँ। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यूट्यूब में यूजीसी नेट डोमेन के अंदर इंडिया के भीतर हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं। जिसने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है वो पढ़ाना शुरू कर दे रहा है। लेकिन पहले हमें ये तो जान लेना पड़ेगा ना कि यार पढ़ाने वाले के पास पढ़ाने का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, वो पढ़ाना जानता भी है कि नहीं जानता है, या कहीं गूगल से या 2-4 वीडियो देख के कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपने सामने रख दी और आपने बोला हाँ यही सबसे ज़्यादा नॉलेज है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हमें अंदाज़ा नहीं है, अगर हम बिगिनर हैं, हमने देख नहीं रखा है, सिलेबस पूरा नहीं कर रखा है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा टफ हो जाता है। इससे सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुकेश पाठक है। मैंने अपनी एजुकेशन में बीएससी कर रखा है। बीएससी में मेरे सब्जेक्ट थे फिजिक्स, मैथ्स और डिफेंस स्टडीज़। उसके बाद मैंने अपना एमएससी डिफेंस स्टडीज़ से किया है। ठीक है, 2023 में मेरा एमएससी हुआ है और 2023 में मैं अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर था, यानी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। क्लियर हो गया यहाँ तक बात को? और दूसरी बात, मैंने 2023 में एमएससी करने के बाद ट्राई किया अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का अटैम्प्ट देना। तो दिसंबर 2023 में मैंने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का अटैम्प्ट दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में। दूसरी बात, मेरे मार्क्स कितने थे? मेरे 206 नंबर थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इन मार्क्स का कंपेरिजन आप किसी और सब्जेक्ट, जो फेमस सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो उनके जीआरएफ के इक्विवेलेंट मार्क्स हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे नेट या जेआरएफ, ये डिपेंड करता है अपियरिंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा है क्या तरीका होता है, क्या क्राइटेरिया है कि कितने बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो अगर हम किसी बड़े डोमेन के पेपर की बात कर लें तो उसमें ये जीआरएफ के इक्विवेलेंट मार्क्स हैं। उससे पहले अब मैं आ गया पढ़ाने, नेट क्वालिफाई करा तो पढ़ाने आ गया, ऐसा नहीं है। मुझे ऑफलाइन मोड में कोचिंग कराने का, टीचिंग करने का 8 से ज़्यादा, लगभग 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है, जहां मैं ऑफलाइन मोड में फिजिक्स को पढ़ाता हूं। फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को, फिजिक्स के डेरिवेशन को मैं बहुत ही इजी और आसान करके पढ़ाता हूँ। और मुझे न्यूमेरिकल को, मैथमेटिकल क्वेश्चनिंग को, प्रॉब्लम को वर्डिंग में इंटरप्रेट करना, उसके भाव को समझना और समझाना बहुत अच्छे से आता है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, जहाँ मैं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में हमेशा स्कूल का टॉपर रहा हूँ। यही नहीं कि अपने बैच का टॉपर ही नहीं, लेकिन उससे पहले भी जो बैच चले होंगे उन बैचों में मैक्सिमम मार्क्स को टच करने वाले में मैं ही पहला ऐसा हूं जिसने उस मार्क्स को टच किया है। फॉर एग्जांपल, अगर उत्तराखंड बोर्ड में सरकारी स्कूल से किसी को 90% लाना है, इससे पहले के बैचों में हो सकता है टॉपर 85% वाला हो, 83% वाला हो, तो मैं भी टॉपर रहा, लेकिन मैंने उस माइलस्टोन को सबसे पहले अचीव किया है। 90%, 88% का माइलस्टोन हमने तय किया है। साथ ही मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 12th स्टैंडर्ड में मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स थे। यानी मैं, अगर आप पेपर 1 की बात करें यूजीसी नेट में, तो मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई जैसे टॉपिकों के क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 100/100 मार्क्स थे। मैं मैथ्स को समझना, समझाना, उसको इंटरप्रेट करना अच्छे से जानता हूं। क्लियर बात हो गई है? तो इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि यार जैसे तैसे रट के बिल्कुल बिना पढ़ाने का अनुभव होके मैं पढ़ाने आ गया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक हो गया? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन शूट कर रहा हूँ। आपके लिए सबसे पहले समझना है क्या है, पहले चलो ये सोचो, ये एजुकेशन क्या है।
अब ये पहला ही क्वेश्चन, पहला ही टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि क्या है ये एजुकेशन, शिक्षा। अरे भैया, शिक्षा का अर्थ जो है बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। कैसे इसको डिफाइन करें? अब देखो, किसी ने बोल रखा है कि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान क्या है ये भी अपने आप में पूरा वास्ट टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, जो भी है, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य होता है इसको बहुत ध्यान से समझना, जिससे हमारे संस्कारों और हमारे व्यवहारों का निर्माण हो सके, और हमारे व्यवहार में, किसी के भी व्यवहार में जिसको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसमें एक वांछित परिवर्तन लाना। ये देखना, कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना। बिहेवियर में डिजायर्ड चेंज लाना को हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन। अगर कोई बालक है, किसी को हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य छुपा होगा। शिक्षा या एजुकेशन एक उद्देश्य प्रक्रिया है, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, और उन उद्देश्यों में उसके संस्कारों का निर्माण करना, उसके व्यवहारों का निर्माण करना, और अगर कोई गलत व्यवहार है या हम जो व्यवहार डालना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज लाना। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम और गहराई से समझने की कोशिश करें तो जो ज्ञान है ना, ज्ञान क्या है? अब बड़ा टॉपिक है भैया ये ज्ञान, नॉलेज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या है नॉलेज? देखो, हमारे पास आंखें हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास आंख है, और जो चीज़ सामने दिख रही है उसको हमारे दो आंख देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने अमूर्त है, जो नहीं दिख रही है, अगर उसको भी देखना है तो तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है, थर्ड आई, जिससे वो चीज़ें भी देख सकता है, जैसे कि इंट्यूशन है, या हमें कोई फीलिंग है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है, गलत सही का अंदाजा है, ये आंखों से नहीं दिखेगा, ये ज्ञान से दिखेगा। सही मार्ग को पहचानना है, संस्कार है, सभ्यता है, समाज में कैसे रहना है, उठना जीना, क्या गलत क्या सही, इस सब का अंदाजा बच्चा किस हिसाब से करेगा, मनुष्य किस हिसाब से करेगा? वो ज्ञान के हिसाब से करेगा। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोला गया है? नास्ति विद्या समम चक्षु नास्त सत्य समः तपः। इसको कैसे समझाया गया है कि विद्या के समान कोई आँख नहीं और सत्य के समान कोई तप नहीं। सत्य बहुत बड़ी चीज़ है, सत्य के समान कोई तप नहीं होता है, और विद्या के समान कोई आँख नहीं होती है, जो मनुष्य को वो दिखा देती है ज्ञान होने पर, जो वह अपने आँखों से, दो आँखों से नहीं देख सकता है। इसलिए ज्ञान को समझिए, नॉलेज होना समाज में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये देखा होगा, स्कूलों में, बचपन में हम पढ़ते थे, स्कूलों में लिखा होता था कि विद्या विहीनः पशु, मतलब विद्या से विहीन मनुष्य होने के बाद भी वो किसके समान है? पशु के समान है। व्हाट इज द डिफरेंशियल पॉइंट? ये क्या है? नॉलेज इज दैट फैक्टर। ज्ञान ही वो कारक है जो मनुष्य को मनुष्य और पशु को पशु बनाता है। पशु में भी आँख होती है, पशु में भी अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक अंग होते हैं, लेकिन फिर भी उसे पशु कहा जाता है, पशुओं के समान व्यवहार करता है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्या नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है। क्या समझ पा रहे हैं बात को? और यहाँ पर क्या बोला गया देखियो, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बचपन में देखा, हर कॉलेज में लिखा होता था कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। अरे ये ऐसा धन है, ज्ञान या विद्या एक ऐसा धन है जिसको बांटोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। और कोई भी धन हो तुम्हारे पास खर्च करने से घटती है, लेकिन विद्या का कलेक्शन, नॉलेज का कलेक्शन तुम्हारे माइंड में है, तो उसको जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोगों में बांटोगे, तो आपके पास और बढ़ते जाएगी और मल्टीप्लाई होते जाएगी। इसीलिए विद्या के धन को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। अगली बात, किसी के पास शारीरिक क्षमता है, किसी के पास पैसों की क्षमता है, लेकिन किसी के पास ज्ञान है। अब ज्ञान का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि इतना आसान चीज़ नहीं है कि कुछ चीज़ें कलेक्ट करके सीख लेना, ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र खाली नहीं कहा गया है। तो ये समझना कि भैया ज्ञान किसके पास है, तो वो अन्य धनों को पछाड़ सकता है। ठीक है। बुद्धि यस्य बलम तस्य कहा गया है, जहाँ बुद्धि है वहीं बल होता है। इसलिए ज्ञान या विद्या बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में हमारे शास्त्रास्त्रों में लिखा गया है, विद्या या शिक्षा को हमेशा किसका मार्ग बताया गया है? मोक्ष का। जिसको ज्ञान हो गया तो इंसान सांसारिक मोह माया, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन सब से ऊपर उठ जाता है, और उस चीज़ को क्या बोला जाता है कि मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का साधन है। सा विद्या या विमुक्तये, यानी जहाँ विद्या है वहाँ मुक्ति होगी, यानी जहाँ ज्ञान है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ विद्या है, वहाँ मुक्ति मिलेगी, यानी मोक्ष का साधन भारत में विद्या को माना जाता है। अच्छा, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो, ज्ञान को ऐसे एक समाज की कल्पना करो जहाँ ज्ञान नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, तो उस समाज में क्या रह जाएगा? केवल जीव मात्र रह जाएगा। लेकिन अगर उस समाज को अगर गौर से समझना है तो उस समाज की आत्मा जो होगी उस समाज की शिक्षा का स्तर बताएगा।
शिक्षित समाज, एक अच्छा समाज, पढ़ा लिखा समाज। तो शिक्षा को क्या बोला गया है, एक समाज की आत्मा कहा गया है। और ये क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा, शिफ्ट होगा, एक पीढ़ी फिर दूसरे अगली जनरेशन आएगी जो और पढ़ी लिखी होगी, इससे एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्या समझ पा रहे हैं बात को? तो जितना चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको सुन लो, इतना काफ़ी है और ये सारे कीवर्ड इनफ हैं। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार क्या बोला गया है, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने। मनुष्य के पास कई क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमता है मनुष्य के पास, लेकिन इन क्षमताओं में से भी अधिकतम क्षमता का यूज करना है समाज के लिए, देश के लिए, तो पूरी मानव क्षमता को प्राप्त करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास, एक समान ऐसा समाज जहां समानता हो, न्याय हो, ऐसे समाज के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। ठीक है, तो एक फंडामेंटल चीज़ है एजुकेशन, जिससे एक समाज में मानव की जो क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग हो पाएगा। अगर हमारे पास अनएजुकेटेड लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास, लोग तो हैं, ऐसा समाज है जिनके पास बहुत सारी पब्लिक तो है लेकिन वो अनएजुकेटेड है। अब एजुकेशन से मतलब स्किल सेट है, उनके पास ज्ञान है, तो अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो समाज में विकास नहीं हो पाएगा। तो उसको मानव क्षमता, अगर पूर्ण रूप से मानव क्षमता को प्राप्त करना है और एक समान और न्यायपूर्ण समाज का विकास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। ये कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन के बारे में। देखिए इतना ही नहीं, शिक्षा एक व्यवसाय है, इसको ऐसा कहने से डरे मत, है व्यवसाय, लेकिन शिक्षण यानी पढ़ाना, शिक्षा एक बहुत महान व्यवसाय है। अरे भैया, जो व्यक्ति के चरित्र का, क्षमता का और भविष्य को आकार देने का काम करेगा। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एजुकेशन, टीचिंग, ये जो है ना शिक्षण कार्य करना एक व्यवसाय है, लेकिन एक सबसे बड़ा और महान व्यवसाय में से एक होता है। आप जानते हैं कि एक टीचर के हाथों में हजारों लाखों बच्चों का भविष्य होता है और वही बच्चे आगे देश का आधार बनते हैं, देश का भविष्य बनते हैं। तो शिक्षण को क्या बोला गया है, एक महान व्यवसाय कहा गया है जो मनुष्य के यानी जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को क्या देता है, आकार देता है। तो क्या मैं समझ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन समझ पा रहा है एजुकेशन क्या चीज़ है? तो एजुकेट हो जाइए, पढ़िए यार। कुछ चीज़ें रट लेने से, किताबी ज्ञान होने मात्र से हम बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, शिक्षा समझ लिया, अब हम पढ़ते हैं टीचिंग क्या है, पढ़ाना। अरे देखो बहुत अच्छा शब्द लिखा है, शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। बहुत ईजी, द टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज। नॉलेज प्रोवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम टीचिंग कहते हैं। और ध्यान देना यहाँ पर को, टीचिंग इज पर्सनल रिलेशन, ऐसे डिफाइन किया गया, हर चीज़ को नोट करना है, कीवर्ड है। अब ये एग्जाम में डिक्टो पूछ दिया जाता है कि भैया ऑप्शन दे देगा और कौन कौन से ऑप्शन टीचिंग के बारे में सही हैं, ऐसा बोल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। टीचिंग क्या है, एक पर्सनल रिलेशन है बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, यानी एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी, जिसे हम शिक्षार्थी को देखो हिंदी में अधिगमकर्ता लिखा गया है, लर्नर को या टॉट को हम क्या बोल सकते हैं, अधिगमकर्ता बोलते हैं। तो हिंदी में थोड़ा टफ शब्द हैं और वहाँ पर शब्दों को उसका हेरफेर पॉसिबल है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द वही रहेगा। तो टीचर एक पर्सनल रिलेशन होता है किस किस के बीच में, एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, और जिसका कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये कीवर्ड याद रखना। इससे पहले भी आया था ना, व्यवहार में परिवर्तन। गेज साहब कहते हैं इसको कि एक शिक्षण या टीचिंग एक पर्सनल रिलेशन होता है एक टीचर और एक लर्नर के बीच में, और जिसका उद्देश्य होता है व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, यानी व्यवहार में मॉडिफिकेशन करना। ये गेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और मॉरिसन साहब क्या बोलते हैं, मॉरिसन, अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, टीचिंग इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर, ये देखो ये शब्द यूज हो रहा है, मोर मैच्योर। कौन होगा मोर मैच्योर, टीचर को यहाँ पर मोर मैच्योर किया जाए, यानी मोर नॉलेजेबल, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, मोर नॉलेजेबल जो है, एंड लेस मैच्योर, जिसके पास लेस नॉलेज है, उसे क्या बोला गया है यहाँ पर, स्टूडेंट कहा गया है। तो टीचिंग इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, या समझो टीचिंग इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर एंड लेस मैच्योर, ठीक है। तो ये मॉरिसन ने कहा गया है। अगला बढ़ते हैं, टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। देखिए भैया, हमेशा टीचिंग, मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में भी क्या बोला, उद्देश्य प्रक्रिया है।
टीचिंग जब भी होगी उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ गोल होगा, और उस गोल को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर टीचिंग करी जाएगी। टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज है। लेट्स से हमें आज का टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, जैसे मैंने आज ही पढ़ाना शुरू किया तो मेरा एक गोल था कि आज मैं बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। तो पहले क्या है, हमारा एक प्री डिटरमाइंड गोल है, बिना गोल के टीचिंग नहीं होती है भैया। कहीं भी चले जाओ, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी के, प्ले के स्कूल में चले जाओ आप टीचिंग करने, लेकिन पढ़ाना क्या है पहले तय तो करना पड़ेगा, यानी गोल बनाना पड़ेगा। और उस गोल के लिए आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनाइज तरीका बनाओगे। जैसे मैंने अभी ये स्लाइड तैयार करी, अपने टॉपिक तैयार करे, उसमें पॉइंट रखे क्या क्या पढ़ाना है, तो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमेटिक तरीके से होता है। आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास में बच्चे को पहले ABCD पढ़ाएंगे, फिर वर्ड्स बनाएंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे तो आगे चलेगा। ऐसे नंबर पढ़ाएंगे, उसी के बाद हम टेबल पढ़ाएंगे, तब मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर जाएंगे। तो एक क्या है, सिस्टम है। जैसे अभी हम UGC नेट पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो मैंने सीधे टीचिंग के मॉडल के ऊपर नहीं चले गया। मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने सिस्टम बनाया, हाँ, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने समझा कि शिक्षा क्या है, उसके बाद हम समझ रहे हैं पढ़ाना क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो याद रखना, हमेशा टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है, और उसमें एक प्री डिटरमाइंड क्या होता है, गोल होता है। बिना गोल के टीचिंग नहीं होती है। अच्छा, एक और गजब बात, टीचिंग को हमेशा साइंस एंड आर्ट के रूप में जाना जाता है। क्या टीचिंग ओनली साइंस है? नो। साइंस क्या होता है, साइंस की बात समझना, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। साइंस में क्या होता है, जहाँ भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक होती है, रूल के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम साइंस कहते हैं। और आर्ट क्या है, कला है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन टीचिंग को क्या बोला गया है कि टीचिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। देखिए साइंस कैसे है टीचिंग, क्यों, अरे यार यहाँ पर प्रीडिटरमाइंड गोल है, बिल्कुल है। ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। सिस्टमेटिक है, तो ये साइंस के प्रोसेस हैं। साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, तर्क संगत, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को, एक सिस्टमेटिक, लॉजिकल जिसमें नॉलेज होती है, उसी को साइंस कहते हैं। तो टीचिंग भी तो एक सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है, प्रीडिटरमाइंड गोल है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, साइंस कहा गया। अब आर्ट क्या है यार, आर्ट पढ़ाने की कला। बोलो क्या सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा के ही हो जाएगा, कि क्लासरूम में जो पढ़ाने वाला टीचर होगा वो अलग अलग मेथड यूज करेगा, अलग अलग बच्चे के माइंडसेट को समझेगा, अलग अलग वे ऑफ डिलीवरी बनाएगा, यानी वहाँ पर क्या लगा रहा है, वो अपनी आर्ट भी लगा रहा है। इसलिए साइंस भी बोला गया है टीचिंग को, और आर्ट भी बोला गया है। तो टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग इज एन आर्ट। तो आपको समझना है, टीचिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ओके, यहाँ पर बात समझ गया। टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल आर्ट यार एजुकेशन का पार्ट है। टू इम्पैक्ट नॉलेज को इम्पैक्ट करने के लिए एक एजुकेशन का पार्ट होता है टीचिंग, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलता है, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू गेट सस्टेनेबल डिजायर्ड बिहेवियर चेंज। रख लो भैया, बार बार एक शब्द आ रहा है, सस्टेनेबल डिजायर्ड बिहेवियर चेंज। शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक में, शिक्षार्थी में एक लंबे समय तक, जैसे हमने बोला कि भैया अच्छा आचरण करना है, ये हमने उसको सिखाना है, ये हमारी टीचिंग है। उसने सीखा, उसका व्यवहार परिवर्तित होने लगा, उसने अपने व्यवहार में चेंज लाने लगा और वो अच्छा आचरण अपने अंदर लाने लगा। लेकिन उसके बाद देखा 4 दिन बाद उसका व्यवहार फिर से पुराना जैसा हो गया। तो क्या हम उसको टीच कर पाए? नहीं कर पाए। टीचिंग में क्या होता है, एक सस्टेनेबल चेंज होता है, लंबे समय तक रहता है वो चेंज। अगर मैंने उसको बता दिया कि ये काम करना गलत है, या हमने सिखा दिया कि ऐसे एडिशन होता है, ऐसे सब्सट्रैक्शन होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो वो अगर उसको सीख गया, चेंज तो आ गया उसके व्यवहार में, मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, लेकिन वो हमेशा लंबे समय तक सस्टेन रहना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ टीचिंग हुई है। क्या समझ पा रहे हैं बात को? तो इतने सारे पॉइंट हमने टीचिंग के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, इसको नोट करके रखेंगे। लास्ट टॉपिक आगे देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। नाम से पता चल रहा है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, इसका मतलब होता है, देखिए टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड 2 चीज़ों से बना हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि टीचर कैसे टीच कर रहा है। एबिलिटी टू टीच, किसी टीचर की टीच करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, एबिलिटी को क्या कहते हैं, टीचिंग की का एप्टीट्यूड कहते हैं। देखिए अगर अच्छी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो टीचिंग एप्टीट्यूड रिफर्स द क्वालिटीज, स्किल सेट एंड पोटेंशियल। किसी भी टीचर के अंदर कैसी क्वालिटी है, कैसा स्किल सेट है, कैसा पोटेंशियल है टू टीच। अगर कोई इंसान पढ़ाना चाहता है तो उसको पढ़ाने के लिए
यानी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए सामने वाले बैठे हुए स्टूडेंट या लर्नर के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या उसके पास वो क्वालिटीज़ हैं। वो क्वालिटीज़ में कुछ भी हो सकता है, उसकी नॉलेज हो सकती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, अभी आगे हम बात करेंगे। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या है कि उस टीचर के अंदर क्या वैसी क्वालिटीज़ हैं, क्या ऐसा स्किल सेट है और क्या ऐसा पोटेंशियल है जिससे कि वो टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है। तो ऐसी ही चीज़ों को क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो टीचिंग किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अभी हम इन चीज़ों में भी बाद में अलग से करेंगे, लेकिन टीचिंग लर्निंग ये सब चीज़ों से अंदर क्या है, टीचिंग हो रही है। ठीक है, टीचिंग टेक्स प्लेस और डायनेमिक, देखिए डायनेमिक चेंजिंग इन्वायरमेंट में होती है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसा पढ़ाओगे एक ही जैसा होगा। बच्चे की कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन, क्लास में वो जितने भी इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से बच्चे का माइंडसेट, उसके पर्सनल डिफरेंसेस, इन सभी चीज़ों के हिसाब से टीचिंग चेंज होती रहती है। और गजब की बात, टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकेगा। टीचिंग हमेशा किसी न किसी रूप में होती रहेगी। ठीक है, टीचिंग इंटरेक्टिव होती है। यहाँ पर एक तरफ से बोल दिया ये नहीं होता है, दोनों तरफ से टीचर और लर्नर के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्टिव तरीका होता है। और याद रखेंगे एक यूनिट भी हमने पढ़ना है, कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन होता है वो टीचिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर कम्युनिकेशन के अच्छे गुण नहीं हैं, कम्युनिकेशन की स्किल सेट हमारे पास नहीं है, तो वो अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन को एक इंटीग्रल पार्ट बोला गया है, किसका, टीचिंग का। क्या समझ पा रहे हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन, जहां हमने शिक्षा का अर्थ जाना, उसके बाद हमने जाना टीचिंग क्या है, और उसके बाद हमने जाना टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। आज के लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर इसको नोट करके तुमने पूरा लिख दिया तो फिर तुम 50 वीडियो देखो, 50 किताब पढ़ो, उसका निचोड़ टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन के बारे में यही निकलेगा। ये अल्टीमेट है, मैंने बोल दिया। समझ रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि भैया अगर हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो 52 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटे का लेक्चर है और उसमें एक टॉपिक भी नहीं बता रखा है। 20-30 मिनट तक तो वो अपनी ही तारीफ करने में लगे रहे हैं और अपना ही कोर्स बेच रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं है, इसलिए आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। क्लियर हो गया है। चलिए, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कर दो। अगले अब लगातार सिलेबस की आते रहेंगे। जून में पेपर है, JRF करना है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।